नमस्कार, बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जारी लॉकडाउन के दौरान अगर कोई गतिविधि बुरी तरह से प्रभावित हुई है तो वो है छात्रों की पढ़ाई। महामारी की इस घड़ी में छात्र कैसे रखें अपनी पढ़ाई को जारी और अभिभावकों को किन किन बातों का रखना होगा ख्याल, इन तमाम सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश की हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है मैथ्स के प्रसिद्ध शिक्षक सुजीत कुमार झा से। चीन के खतरे की वजह से देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान तमाम व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अगर कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ रुक गया है, तो वह है बच्चों की पढ़ाई। वह चाहे छोटी उम्र के बच्चे हों या कह लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र। एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, केजी इन तमाम क्लास के बच्चों से लेके 11वीं, 12वीं और आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे बच्चों की भी पढ़ाइयां कहीं न कहीं रुक गई हैं, पीछे छूट रही हैं और एक असमंजस की स्थिति बरकरार है। आगे किस तरीके से होगा? आईआईटी ने अपने मेंस परीक्षाएं जनवरी महीने की तो आयोजित कर ली थी, लेकिन दूसरी जो परीक्षा मेंस की होनी थी अब उस पर भी असमंजस बरकरार है। नीट को लेकर वही स्थिति है और ऐसे में अगर हम बात करें पूरे शिक्षा जगत की या शिक्षा व्यवसाय की, तो यह एक तरीके से कह लें कि तमाम व्यावसायिक गतिविधियों की तरह यह भी रुका हुआ है, थमा हुआ है। आगे क्या होगा? अभिभावकों को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है उनके मन में कि आखिर कैसे बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ेगी और यह जो समय बीता जा रहा है इस समय का कैसे हम उपयोग कर पाएंगे, इस समय की भरपाई कैसे हो पाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम जुड़े हैं। गणित के प्रख्यात शिक्षक हैं सुजीत कुमार झा और काफी लंबा इनका करियर रहा है शिक्षा जगत में और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्थिति में बच्चे, अभिभावक क्या करें और एक शिक्षक के नाते इनकी क्या क्या सलाह होगी। सुजीत जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल कि बच्चे वो चाहे 11वीं 12वीं के हों या आईआईटी की तैयारी कर रहे हों या 9वीं 10वीं के छात्र हों, आज की तारीख में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी पहली आपकी? सबसे पहले तो बच्चों के धैर्य की असली परीक्षा है ये, क्योंकि बच्चों से हम लोग जो पढ़ाने के दरमियान भी सबसे ज्यादा जो अपेक्षा रखते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, चीजों को समझें और धैर्यवान बनें। अभी इस जनरेशन के बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों ने एज ए टीचर फील किया है, उनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है और ये जो समय, जो बाय डिफॉल्ट जो समय अभी हम लोग झेल रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति है, घर में हैं बच्चे और उनके पास बहुत कम विकल्प हैं बाहर अपने जिंदगी को जीने के, तो इस समय में उनकी धैर्य की असली परीक्षा हो रही है और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें जो बहुत सारे बदलाव जो हमने पिछले 1 महीने में हमने फील किया, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए हमें बच्चों के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए और डे बाय डे जो उनमें चेंजेस आया वो हमने फील किया। अब हमारे वैसे बच्चे जो बहुत जल्दी किसी भी बात को लेके इम्पेशेंट हो जाते थे, अब उनमें भी हमने देखा है कि नहीं सर ठीक है, बन जाएगा, कर लेंगे सर, हो जाएगा, समय है। तो इन सब चीजों से हमें काफी मतलब लग रहा है कि उनके अंदर काफी कुछ बदलाव समय के साथ आया है। आपने बात की बच्चों की कि बच्चे इस परिवर्तन को धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार किया है और इस परिवर्तन को लेकर वो भी काफी चिंतित थे और उसको किसी न किसी तरीके से अपने डेली रूटीन में एडजस्ट करने की कोशिश की है। अभिभावकों की प्रतिक्रिया क्यों है? क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी है सुजीत जी कि अभिभावक भी सारा का सारा समय घर पे बिता रहे हैं। उनके भी तमाम व्यापारिक या तो नौकरी पेशा हैं या व्यापार जगत से या व्यवसाय जगत से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें बंद पड़ी हैं, तो अभी वह भी अपना पूरा का पूरा समय घर पे दे पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके मन में भी चिंता है, जिज्ञासा है, आगे क्या होगा इस बात को लेकर भी एक जिजीविषा है उनके अंदर और उनकी क्या स्थिति है अभी और उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सभी लोग, अभिभावक भी काफी अपने बच्चों के भविष्य को लेके चिंतित तो हैं ही कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह के तमाम प्रश्न अभिभावक जो हैं हम लोगों से इस बात को लेके अपनी चिंता जाहिर करते हैं, जिज्ञासा समाधान भी चाहते हैं कि भाई कैसे होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि आगे जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो परीक्षाएं जो पेंडिंग पड़ी हैं, जैसे जेईई मेंस का एग्जाम फर्स्ट फेज का जनवरी वाला हुआ था और अप्रैल में जो है 5 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में जो सेकंड फेज होना था वो एग्जाम टल गया।
अभी फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम था, वो नहीं हुआ। और ये परिस्थिति है, इसका कुछ आकलन अभी हम लोग करने की स्थिति में है नहीं कि आगे कितने दिनों तक जाएगा। इन सब को लेके थोड़ी चीज चिंता उन पेरेंट्स को तो है जो इस बार अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजने की चेष्टा कर रहे थे या भेजना चाहते थे। उन्हीं पेरेंट्स में से मैं भी हूं। हमारी भी बच्ची है जो इस बार 12th का एग्जाम दी थी और इस बार जेई जनवरी का उसने दिया था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने के बावजूद हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि इस अप्रैल में अच्छा करेगी वो। तो इस तरह की चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब सारी परिस्थिति सामान्य होने के बाद वो सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी जैसी हर साल होती थी। देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो स्थिति है उसमें कहीं न कहीं अनिश्चितता का माहौल है और इस अनिश्चित माहौल में विद्यार्थी जो होते हैं वह खुद काफी चंचल होते हैं, पेशेंस नहीं होती है, लक्ष्य को लेके भी कई बार अनिश्चितता होती है। इन तमाम अनिश्चितताओं के माहौल में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों की आज की तारीख में, क्योंकि संपर्क तो आपका विद्यार्थियों के साथ काफी होता है, तो ऐसे में विद्यार्थियों की मुख्य चिंता आप तक क्या निकलकर सामने आ रही है? अभी बच्चे खासतौर पे इस चीज को लेके ज्यादा है कि सर मतलब जो उनका हम लोगों के साथ एक सबसे पहले तो उनके जो अपने परम सबसे जो हितैषी होते हैं अपने पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद बच्चे जो थोड़े से अपने चीजों को लेके ओपन होते हैं वो अपने टीचर्स के साथ होते हैं। हर तरह की जिज्ञासाओं का वो जो है निश्चित तौर पे समाधान करना चाहते हैं कि सर ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम घरों से बाहर आ पाएंगे। ये सवाल जब लॉकडाउन हुआ था अगले 10 दिन तक बच्चे बहुत इन सब चीजों को लेकर परेशान थे। लेकिन कुंदन जी मैं बताऊं कि अभी पिछले 4-5 दिन पहले कुछ बच्चों ने हमसे अपने दिल की बात पे शेयर की कि सर अगर लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी हमें लग रहा है कि ये भी लाइफ एक अच्छी लाइफ है जिसमें कि हम अपना जो भी टारगेट हम अपने आप को फिक्स करते हैं सुबह में कि आज इतना काम करना है, वो काम हम कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं और कहीं उससे ज्यादा भी कई बार कर ले रहे हैं। तो आपने कहा कि बच्चों के अंदर जो रचनात्मक विकास हुए हैं उस विकास को लेकर बच्चों में एक पढ़ने की तरफ इच्छा जागृत हुई है, इच्छा बढ़ी है और जो अच्छे बच्चे थे वो तो जाहिर सी बात है और अच्छे कर ही रहे हैं। जो मध्यम दर्जे के बच्चे थे उनमें भी आगे सुधार देखने को मिल रहा है। एक सवाल निकलकर सामने आता है कि जिस तरीके से इस माहौल में एक ऑनलाइन क्लासेस की चर्चा चल रही है, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का स्थान ले पाएगा? क्या हमारे पास हम बिहार झारखंड के अगर संदर्भ में बात करें तो क्या हम डिजिटली इतना एडवांस हो चुके हैं कि लॉकडाउन के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस को रिप्लेस कर पाएंगे? देखिए, एक आगे जो मुझे जैसा महसूस हो रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल के तौर पे चीजें डेवलप्ड होंगी कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बीच में समागम स्थापित करें। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बच्चे जिस मोड में अभी हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे ऐप हैं, तो ऐसे जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से बच्चों के साथ हमारा 2 वे इंटरेक्शन भी होता है। बच्चे अगर अपना क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो उनको पूछने का पूरा जो है उनके तरफ से भी वो अपना जो जिज्ञासा है या क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों के साथ में एक ऐसी अपनी रणनीति तय की कि भाई आगे भी इस मॉडल को हम कंटिन्यू रखेंगे और तुम्हें सेंटर पे भी आना होगा और दोनों जो चीजें अगर मिलके आए, जैसे अभी हम लोग के साथ क्या था कि बच्चे 3 दिन 4 दिन के लिए हमारे यहाँ सेंटर्स पे बच्चे आके अपनी क्लासेस लेते थे। अब इस तरह से जो हम लोग इस विषम परिस्थिति में जिस टेक्निकल चीजों का सपोर्ट लेके हम लोगों ने इस समय का सदुपयोग किया, तो इसका वर्थ तो हमें महसूस हो रहा है कि ये वर्थफुल है। और अब अगर हम लोग चाहें तो बच्चों के साथ में 7 दिन कनेक्टेड हैं। पहले समय का एक ये हो जाता था, कॉन्स्टेंट हो जाता था कि 4 दिन से ज्यादा हम सेंटर पे बुलाएंगे तो शायद उनका नुकसान हो। लेकिन अब इस हम लोग स्थिति में हैं कि मान लीजिए अगर बच्चे को 7 दिन अगर हमारी जरूरत है तो 3 दिन वो हमारे सेंटर पे फिजिकली आए और 4 दिन वो घर पे बैठ के पढ़े। तो उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट देने के लिए हम लोग सभी लोग सक्षम हैं, जितने लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं वो सभी। सर, ये तो बात रही उन तमाम शिक्षण संस्थानों की जहां पर कि
बड़ी उम्र के बच्चे 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। स्कूलों की क्या स्थिति आपको समझ आ रही है कि जब यह लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल वापस से अपने सामान्य कामकाज में आएंगे, जो उनका रूटीन है वो प्रॉपर अपने तरीके से चलना प्रारंभ करेगा, उसमें स्कूलों में आपको क्या नजर आता है? स्कूलों में भी ऑनलाइन शिक्षण की परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं हाइब्रिड सिस्टम बात आप कर रहे थे, वो जारी रहेगा? देखिए, स्कूल को मुख्यतः हम लोग इस रूप में लेते हैं कि वहां पर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो एक्चुअल जगह है। वहां पे ज्ञान के अलावे व्यक्तित्व विकास पे भी वो लोग बहुत ज्यादा सजग और सजगता के साथ में सारे स्कूल के तंत्र जो हैं वो सक्रिय होते हैं। तो अगर इस मोड में बहुत ज्यादा दिन तक विषम परिस्थिति में रहना पड़े तो निश्चित तौर पे बच्चों के व्यक्तित्व का वो निर्माण नहीं हो पाएगा जो हम अपेक्षा बच्चों से करते हैं। इसलिए स्कूल तो इस मॉडल को बहुत दिन तक स्वीकार नहीं कर सकता, वो उनके लिए रिप्लेसमेंट मॉडल नहीं है। लेकिन बाद बाकी जो लोग इस क्षेत्र में कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह जो जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सपोर्टिव यूनिट है। तो मानना है सुजीत कुमार झा साहब का कि स्कूल है वह कहीं ना कहीं चतुर्मुखी प्रतिभा का विकास करता है छात्रों के अंदर, और उसके लिए ऑफलाइन आमने सामने बच्चों को एक दूसरे के साथ किस तरीके से एक प्रतियोगी भावना का विकास करना है, साथ मिलकर काम करना है, ग्रुप में कैसे भी काम करना है, समूह का निर्माण कैसे किया जाना है, इन तमाम बातों को लेकर, और साथ ही साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जो शारीरिक काम होते हैं, स्कूल में अगर 8 पीरियड की क्लासेस होती हैं तो उसमें 1 पीरियड गेम्स का भी होता है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से छात्रों के विकास पर स्कूल में ध्यान दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में ये तमाम चीजें संभव नहीं है। एक स्कूल से ही जुड़ा हुआ यह सवाल निकल कर आता है कि जो बच्चे अभी तक आप कह लें कि चूंकि यह सेशन ब्रेक चल रहा है, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, बहुत सारे स्कूल ने तो किसी तरीके से रिजल्ट्स पब्लिश किए और व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से रिजल्ट्स को पेरेंट्स और बच्चों तक भिजवाने की व्यवस्था कर दी। लेकिन अब उसके बाद की स्थिति है कि जो बच्चे अगली क्लासेस में प्रमोट हुए हैं, 6ठी के बच्चे 7वीं में गए हैं, 7वीं के बच्चे 8वीं में गए हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं। आज की तारीख में किताबों पर भी प्रशासन 2 घर पीछे तो 4 घर आगे की कहानी चल रहा है। इन परिस्थिति में एक छात्र के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर आपकी सलाह क्या होगी? घर में बच्चे बिना किताबों के कैसे पढ़ेंगे? देखिए, अभी जैसे तमाम स्कूलों के वेबसाइट या सीबीएसई के तमाम ऐसे बहुत अच्छे एनसीईआरटी का अपना ऑफिशियल ऐप है, जो कि बहुत पहले से जितने भी एनसीईआरटी के माध्यम से जो भी किताबें पब्लिश होती है वो एनसीईआरटी जो ऑफिशियल ऐप है उसके माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है। और इसलिए एनसीईआरटी की जितने किताबें हैं उसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बाद बाकी भी अगर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बुक्स हैं सबके लगभग पीडीएफ वर्जन गूगल में अवेलेबल हैं। अगर बच्चा इसके लिए अगर स्पेसिफिकली एफर्ट लगाए तो निश्चित तौर पे हमको विश्वास है कि वो जो भी दुनिया का कोई भी किताब अगर पढ़ना चाहे, हम लोगों को भी इतना कुछ पता नहीं था, खास करके ऐसे परिस्थिति में जब हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो शायद ही कोई ऐसा बुक था जो कि हमें गूगल पे अवेलेबल पीडीएफ वर्जन नहीं मिला। तो सुना आपने, सुजीत कुमार झा साहब का मानना है कि जहां चाह वहां राह। अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो आपके पास किताबें उपलब्ध हैं, भले ही वो ऑनलाइन वर्जन में हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो। आपको पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, चूंकि जहां ऑफलाइन क्लासेस में सारी चीजें आपको फिजिकली उपलब्ध हो रही हैं, यहां मोबाइल पे सारी चीजों को आपको देखकर पढ़ना पड़ सकता है। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं। सवालों का यह सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटकर आते हैं तो हम इनसे बात करेंगे आईआईटी जेईई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को
लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाए। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गणित के प्रख्यात शिक्षक सुजीत कुमार झा जी से, और इनसे हमने बहुत सारे सवालों के जवाब लिए, और जवाब के क्रम में एक बात सामने निकल कर आई कि जहां चाह वहां राह। अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा बरकरार है तो आपके पास रास्ते निकलकर सामने आ जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रख्यात लेखक की किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए PDF वर्जन है, आप उसको गूगल से जाकर डाउनलोड करके पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं। अब एक अहम सवाल यह निकल कर आता है कि 9वीं क्लास के विद्यार्थी, वो चाहे निजी विद्यालयों से हो या सरकारी विद्यालयों से हो, उनके रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं। अब वह 10वीं क्लास में चले गए हैं। और इसी तरीके से 11वीं क्लास के विद्यार्थी, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, अब वह 12वीं क्लास में जा चुके हैं। और दोनों 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर 2021 में अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। वो चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, CBSE हो, ICSE हो, या झारखंड की बात कर लें तो जैक बोर्ड हो, या बिहार में BSEB के बोर्ड्स हों। इन तमाम बोर्ड्स के द्वारा जो 2021 में 10वीं और 12वीं के एग्जाम लिए जाएंगे, उनके विद्यार्थियों के लिए अभी बहुत असमंजस की स्थिति है। उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? एक तो मैं सलाह चाहूंगा ऑल ओवर सब्जेक्ट्स को लेकर, और एक चूंकि आप गणित के शिक्षक हैं तो एक गणित को लेकर मैं चाहूंगा कि कुछ आप स्पेसिफिक बातें बताएं हमारे छात्रों को जो हमारे यह कार्यक्रम देख रहे हैं। खासतौर पे वो बच्चे जो 2021 में बोर्ड एग्जाम फेस करने वाले हैं, चाहे वो 10th लेवल के बच्चे हों, चाहे 12th लेवल के स्टूडेंट्स हों, तो उनको पहले अपने बोर्ड्स के जो उनके सिलेबस हैं, जो भी 12th मार्च में जो उनके 2021 में मार्च में महीने में जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें बोर्ड के सिलेबस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि हर बच्चों को अभी ऑनलाइन वर्जन का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो तय करना होगा। लेकिन नहीं भी मिल रहा है, अगर आप सेल्फ स्टडी के मोड में हैं तो आपको हर तरह से जो भी आपके सिलेबस हैं उनको आप अच्छे से समझें। आप NCERT बुक्स को खास तौर पे पहले जो NCERT बुक्स जो हैं वो इस तरीके से डिजाइन है, मल्टीपल ऑथर्स, लगभग 30-32 देश भर के प्रख्यात विख्यात ऑथर्स जो होते हैं उस बुक को लिखते हैं, और उनकी चेष्टा ये होती है कि जिन बच्चों को कहीं से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई टीचर गाइड करने वाला नहीं है, हो सकता है कि स्कूलों में भी उस ढंग की पढ़ाई उनकी अगर नहीं हो पाती है, तब भी अगर वो बच्चा NCERT को लाइन बाय लाइन अगर पढ़ता है तो इतना उस पे R&D किया हुआ है एक एक लाइन पे और कॉमा और फुल स्टॉप पे कि बच्चा अगर खुद से पढ़ के समझने की चेष्टा करे, समझने की कोशिश करे, तो
तो उसको कोई कहीं परेशानी उसमें नहीं होने वाली है। कम से कम एनसीईआरटी की बात तो हम लोग इसी रूप में करते हैं। तो अभी जो वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें आप सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें, चीजों को समझें, और जहां कहीं भी कोई परेशानी आए आप उसके लिए रेफरेंस जो है फिर अगेन गूगल पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लिंक देके आपको उस टॉपिक पे जो लेक्चर्स हैं जिसको बहुत लोगों ने व्यूज किया है उसके लिंक मिलेंगे, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 10th 12th बोर्ड की तैयारी करनी और 80% अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्ड करना बहुत बड़ा आपके लिए कोई इश्यूज नहीं है जब तक आप इस परिस्थिति में, जब तक आप इस स्थिति में हैं तब तक। तो सुजीत सर, यह बात रही 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। अब एक सवाल निकल कर आता है कि आईआईटी जो एक प्रतिष्ठित कह लें कि परीक्षा आयोजित करती है, और इसका जो पैटर्न है कि मेंस जो प्रीलिम्स इसके एग्जाम होते हैं, मेंस के 2 हिस्से होते हैं। आप दोनों में से किसी हिस्से में क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं एडवांस में अपीयर करने के लिए। मेंस का पहला हिस्सा जनवरी में आयोजित हो गया, उसके रिजल्ट्स प्रकाशित हो गए। अब दूसरा हिस्सा प्रस्तावित था अप्रैल महीने में। अब वो दुर्भाग्यवश इस लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो सका। अब ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभावना है कि वह जून में आयोजित होगा। ऐसे में उन छात्रों को आपकी क्या सलाह होगी जो जून महीने में मेंस 2, अगर हम मेंस 2 उसको कह लें, तो मेंस 2 में अगर जो विद्यार्थी शामिल होना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? अभी अगर जो समय आपको मिल रहा है, चूंकि अगर अप्रैल में एग्जाम अगर हो गया होता है, चीजें बिल्कुल अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर रहती तो आप बिल्कुल जाहिर बात है कि आप 6 से 10 अप्रैल के बीच में जो जेईई मेंस 2 लेवल का होने वाला था उसमें अगर आप अपीयर हो गए होते तो हो गए होते, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता था आपके परफॉर्मेंस में, आपके रिजल्ट में। लेकिन अब जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए गिफ्ट है। और इस जो अगर हम लोग अनुमान कयास लगा रहे हैं कि जून में शायद सेकंड फेज एग्जाम हो, तो आपको ये 2 महीने जो एडिशनल मिल रहे हैं ये आपका भाग्य है। आप जितना मेहनत करेंगे, ये आप जितना उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे वो कम मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा है। और आप मतलब इसी में जो बच्चे बहुत मेंटली टफ हैं, वेरी स्ट्रांग हैं, जो फोकस्ड हैं अपने अप्रोच के लिए कि नहीं हमको करना है तो करना है, वो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी उनको। तो सर ये तो हो गई मेंस 2 की बात। अब मेंस 1 में जो छात्र अपीयर किए थे, जो उन परीक्षाओं में शामिल हुए, रिजल्ट आ चुके हैं जी। तो एक ऐसा तबका है जो छात्र अब मेंस 2 न सोच के अब एडवांस जो आखिरी चरण होता है आईआईटी एग्जाम्स के लिए, उस आखिरी चरण के लिए वो अब तैयारी कर रहे हैं। उन छात्रों के लिए क्या सलाह होगी आपकी, वो अपनी तैयारी किस तरीके से, किस ढर्रे पर करें? जो बच्चे एडवांस्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा अपने आप को 3 आवर्स का टेस्ट लगा के कि हमारा क्या परफॉर्मेंस 3 आवर्स में होता है, उस अप्रोच में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ में फाइट करें। एक से एक अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं वो फिर से गूगल्स पे अवेलेबल हैं। खास करके जैसे आप अगर मैथ्स पे काम करना चाहते हैं तो एक साइट है AOPS, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें वर्ल्ड के जितने भी रिनाउंड, जितने भी बेस्ट जो फॉर्मेट मैथ्स के एग्जाम्स के लिए होते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 टू स्टैंडर्ड 12, वो तमाम सारे क्वेश्चंस आइदर ओलंपियाड हो, आइदर ओलंपियाड लेवल के और भी जो एग्जाम्स पूरे वर्ल्ड में क्रॉस ऑल कंट्री उसमें अवेलेबल हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस पे आप 2 से 3 घंटा जरूर काम करिए AOPS पे जाके। ये तो बात रही कि अगर जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो AOPS पे जाके सवालों को के जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, वो चाहे मेंस के छात्र हों, एडवांस के छात्र हों जो इनकी तैयारियां कर रहे हैं, या 10वीं और 11वीं के छात्र हों, उनको गणित में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को अभी मास्टर, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेने की जरूरत है? अभी खासतौर पे बच्चे उन सब चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसे मैथ्स में अगर हम लोग चैप्टर देखेंगे तो इंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि सिलेक्शन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और ये चैप्टर जो हमने फील किया है कि ये सेल्फ स्टडी से इस चैप्टर को आप बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि चीजें जो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एटलीस्ट बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के आप अगर जितना सेल्फ स्टडी को इंडेप्थ ले जाएंगे उतना आपका इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे आपका जो है कमांड बढ़ता जाएगा। और जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फिर से दोबारा
रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार इसके कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बन गए तो बन गए। तो कोऑर्डिनेट, वेक्टर, 3D, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब चैप्टर्स को आप ज्यादा फोकस करें, ज्यादा मेहनत करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हिट करें, तो ये आपका फिर से सेकंड रिवीजन में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलस वगैरह में सपोर्ट की जरूरत होती है, उसमें चीजें बिल्कुल अचानक से नई चीजें सामने आ जाती है जो कि बच्चों को स्ट्राइक बिना किसी टीचर के या बिना किसी सपोर्ट के नहीं आता। बट कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्री आई एम डेड श्योर कि अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप दूसरे को गाइड करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो ये थे मैथमेटिक्स के प्रख्यात शिक्षक सुजित कुमार झा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, 3D और ट्रिग्नोमेट्री ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिस चैप्टर्स को आप घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी के जरिए उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको और मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। और बाकी अगर कैलकुलस की बात कर लें तो कैलकुलस में कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल सपोर्ट, आपके टीचर्स का सपोर्ट, आपके मेंटोर्स का सपोर्ट जरूरी होगा। तो अभी वक्त की नजाकत है, आपको समझना यह है कि आप खुद से अपने आप को कहां मजबूत बना सकते हैं, उन क्षेत्र पर काम करने की जरूरत है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल हम फिर किसी दूसरे और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसी दूसरे शख्सियत के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो हमारे खास कार्यक्रम में बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ ने खास बातचीत की और इस बातचीत में छात्रों के लिए क्या कुछ हल हो सकता है ये भी आप सबको सुनाया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम ने किया पीसीआर टेस्टिंग लैब का ऑनलाइन लोकार्पण। कोविड-19 टेस्टिंग में आएगी गति, जल्द होगा कोरोना मुक्त। देश भर में जारी है लॉकडाउन। उत्तराखंड में चौथी विधानसभा का दूसरा सत्र होगा ऑनलाइन। विधायकों से मांगे गए ऑनलाइन प्रश्न। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाहर फंसे प्रदेशवासियों को लेकर सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने की थी ऐप तैयार। ऐप से मिली जानकारी 21,000 लोग हैं बाहर फंसे। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट, किसानों को हुआ भारी नुकसान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 पीसीआर टेस्टिंग लैब का ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपद के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जल्द टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी।
अब प्रदेश में कोरोना के सैंपल लाने में और तेजी आएगी। जैसे जैसे ये आगे चीजें बढ़ेंगी और ज्यादा सैंपल लिए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार अब टेस्ट शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आज से श्रीनगर में सैंपल टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 100 से अधिक सैंपलों की टेस्टिंग होगी। अब तक प्रदेश में 5,602 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 55 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 36 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। सबसे बड़ी राहत की खबर यही है। देश भर में लॉकडाउन है, जिसके चलते उत्तराखंड की चौथी विधानसभा के वर्ष 2020 के दूसरे सत्र के लिए उत्तराखंड विधानसभा ऑनलाइन होगी, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधानसभा सदस्यों से क्षेत्र से संबंधित समस्या के प्रश्नों को ऑनलाइन प्रेषित करने की स्वीकृति दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 2020 के दूसरे सत्र के लिए विधानसभा के सभी सदस्य ऑनलाइन अपने प्रश्न विधानसभा को प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही एक दिन में 5 प्रश्न ही प्रेषित करने की अनुमति दी गई है। अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में विधानसभा के सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी बताया कि सभी विधायक आवंटित अपनी मेल आईडी से ही प्रश्नों को विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करेंगे। और लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में चौथी विधानसभा के 2020 के दूसरे सत्र की शुरुआत ऑनलाइन होगी। सबसे खास बात यही है कि ऑनलाइन प्रक्रिया, जिसका पिछली बार विधिवत तरीके से उद्घाटन खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री ने किया था, और अब जब मौका लॉकडाउन का हो तो इसका सदुपयोग किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए अब हम आगे विधानसभा का सत्र ऑनलाइन ही देखेंगे उत्तराखंड में। इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सभी सदस्यों को इससे संबंधित चीजें बता दी गई हैं, कैसे प्रश्न पूछने हैं और प्रश्नों को कैसे प्रेषित करना है। सभी चीजें ऑनलाइन होगी। और इसी को देखते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि अपनी आवंटित मेल आईडी, यानी जो मेल आईडी स्वीकृति जिसको प्रदान की गई है, उसी से सचिवालय को